हेलो एवरीवन, वेलकम टू CMICS। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उनका आपको ज्ञान होगा, अवेयर होंगे और जो दी गई गाइडलाइंस है उनका आप पालन कर रहे होंगे ताकि आप आपकी तैयारी निरंतर जारी रख सकें। आज के इस लेक्चर में जो कि DAF का सेकंड पार्ट है, DAF का फर्स्ट पार्ट हमने यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। सेकंड पार्ट है, इसमें हम प्रमुखतः मेनली हॉबी पर डिस्कस करेंगे कि जो क्लासेस में हमारे क्या अनुभव हैं, हॉबी से संबंधित किस तरह के प्रश्न आए हैं, बच्चों की क्या क्या हॉबीज हैं और उनकी क्या क्या हॉबी रिलेटेड क्वेरीज हैं और उनके क्या पॉसिबल समाधान हैं। हॉबी डिस्कस करने से पहले हम रणनीति, स्ट्रेटजी और जो क्लासेस में हमारे अनुभव हैं, मॉक क्लासेस में मॉक टेस्ट चल रहे हैं, उनके जो अनुभव है वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे ताकि आप अपनी तैयारी का अनुमान लगा सकें और अपने जो इंटरव्यू की तैयारी है उसकी डायरेक्शन तय कर सकें। इट इज़ ए क्रूशियल टाइम टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। सो आप अच्छे से अवेयर रहें कि बच्चे किस तरह के डाउट्स पूछ रहे हैं, उनकी किस तरह की हॉबी है, वो किस तरह के आंसर दे रहे हैं, ताकि हम हमारी तैयारी का मूल्यांकन कर सकें। किस 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 बात पर अभी क्लास में काम किया जा रहा है, इसके लिए और हमारी रणनीति क्या है। रणनीति में हम आपको बता दें कि क्यों इम्पोर्टेंट है कि भाई ताकि हम हमारा बेस्ट उसमें दे पाए। इसमें आता है कि हम क्या क्या गतिविधियां करा रहे हैं क्लास में भी और क्या क्या टास्क दे रहे हैं। क्लास मॉक का अनुभव, तो ये हम बता दें कि लगभग 400 बच्चों को हम ट्रेंड कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। कुछ मॉक ले रहे हैं, कुछ ऑफलाइन है, कुछ ऑनलाइन है। उनके अनुभव के आधार पर हम आपको बताएंगे कि क्लास में क्या क्या चल रहा है, किस किस तरह के प्रश्न हैं, उनका प्रदर्शन कैसा है, वो किस तरह से अपनी तैयारी को शेप दे रहे हैं और किस तरह से निरंतर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ये जो हमारी रणनीति है ये हमारे मेंस के अनुभव पर ज़्यादा आधारित है। जैसे मेंस में हम लोगों ने कुछ अलग तरह के सवाल बनाए, कुछ अदर PSCs UPSCs को देखकर कुछ बदलाव जैसे सवाल बनाए कि हो सकता है पैटर्न थोड़ा चेंज हो, थोड़े सवाल टफ हो। कुछ अलग अलग तरह के प्रोग्राम चलाए, कई तरह की टेस्ट सीरीज बच्चों के अनुसार चलाई, जिनको फुल पेपर देने में दिक्कत थी उनके लिए फुल पेपर चलाया, पार्ट वाइज चलाई। कुछ बच्चे कम टेस्ट में इम्प्रूवमेंट कर पाते थे, कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा टेस्ट लगते थे इम्प्रूवमेंट के लिए। उस सभी तरह का विकल्प हमने दिया और मेनली जैसे लाइव आंसर राइटिंग जिसमें डेली इम्प्रूवमेंट हुआ और बच्चों ने निरंतर अभ्यास करके सुधार किया। इससे हम बहुत ही उस एक्सपेरिमेंट में हम बहुत ज़्यादा सफल हुए। लगभग 350 बच्चे हमारे यहाँ से मुख्य परीक्षा पास करके और अब इंटरव्यू में हैं और हम आपको बता दें कि हमारा पहला ही रिजल्ट है। तो इस चीज़ से कॉन्फिडेंस और हम आत्मविश्वासी हैं और अब इसी चीज़ को इंटरव्यू में हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक ओवरऑल कंपटीशन का माहौल सुधरता है, बच्चे एक स्टेप आगे पुश होते हैं, उनको थोड़ा सा टफ और हार्ड टास्क दिया जाता है। तो इससे बच्चे अपने प्रदर्शन में और सुधार करते हैं, निरंतर सुधार करते हैं। जब वो देखते हैं रोज कि पीयर ग्रुप सुधार कर रहा है, अपने आसपास के लोग सुधार कर रहे हैं, तो वो मोटिवेट होते हैं। ठीक है, वो निरंतर प्रेरित रहते हैं, निरंतर काम करते हैं और एक रेगुलर इम्प्रूवमेंट से उनमें निरंतर सुधार आता है, जिससे आत्मविश्वास भी उनमें बढ़ता है। तो हम निरंतर थोड़ा सा टफ टास्क देकर उनको सुधार रहे हैं। क्या टफ टास्क है? क्लास मॉक में पूरी क्लास के सामने हम बच्चे को खड़ा कर देते हैं। जैसे इसमें देखिए आप, जैसे पूरी क्लास है ये, इसमें बच्चे को सामने यहाँ चेयर पे बिठा दिया जाता है, पूरी क्लास के सामने प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चा क्लास के सामने आंसर करता है। अभी जो इनिशियल स्टेज है
वहां पर हम इंट्रोडक्शन और हॉबी से संबंधित ही प्रश्नों पर प्रश्न पूछ रहे हैं और वही तैयार कर रहे हैं। देखो, इंटरव्यू एक ओवरऑल अपने पर्सनालिटी का इंप्रूवमेंट है। ऑल दो ये बहुत टफ है कि हम 1-1.5 महीने में हमारी पर्सनालिटी को सुधारें, बट फिर भी कुछ मोल्ड, कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, कुछ सुधार किए जा सकते हैं। खुद की जो आदतें हैं, जो स्किल्स हैं, उनको मॉडिफाई करके और एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में प्रस्तुत हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। तो यही प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसमें ज्यादातर जो अभी लगभग 1 वीक का जो अनुभव हमने देखा, वो ये देखा कि पहले पहले बच्चे घबरा रहे थे कि वो नहीं आ रहे थे सामने, पर जैसे ही बच्चे और बोलने लगे तो उनमें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा और वो सामने आने लगे। तो जैसे ही बच्चों ने पहला मॉक दिया क्लास के सामने पहला मॉक दिया, तो उसका अनुभव उन बच्चों के दिमाग में चलता है और वो धीरे और हमेशा सोचते रहते हैं, मैंने तब ऐसा बोला, मुझे ऐसा सुधार करना था, मुझे इस तरह का सुधार करना। तो वो निरंतर उस बात को सोचते रहते हैं और उनमें कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट होता जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने पैनल मॉक स्टार्ट नहीं किए हैं, क्योंकि पैनल मॉक के लिए आपकी अच्छी तैयारी होना बहुत जरूरी है। और पैनल में कुछ एक्सपर्ट्स आते हैं, कुछ अनुभवी लोग आते हैं, जो कि हो सकता है कि उनका अनुभव वहां पर मैच ना करे या उनके क्वेश्चंस वहां पर मैच ना करें। वो एक तरह की रिहर्सल होती है कि हम प्रॉपर वे में रूम में एंटर करें, हम उनको जवाब दें और एक इनपुट लें। जो मेरे अनुभव के अनुसार जब हमारी इंटरव्यू की डेट आ जाती है, उस डेट के अकॉर्डिंग हमको प्लान करना चाहिए। लेट से कि अभी 20 दिन में मेरा इंटरव्यू है और मुझे लगभग 5 या 6 मॉक देने हैं, तो मैंने प्लान किया कि मैं 2-2 दिन के गैप में मैं मॉक दूं, ठीक है, और मैं ये फीडबैक लूं और फीडबैक पे काम करूं। क्यों? क्योंकि जैसे ही बोर्ड भी देखता है कि इनका इंटरव्यू कब है, किस तरह, क्या डेट है, कब है, तो बोर्ड उसी तरह से इनपुट देता है। जैसे लास्ट में कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, पहले पहले अच्छे से सुधार वाली चीजें देता है। तो इससे बढ़िया जो मैंने देखा, वो देखा कि क्लास मॉक में जब हमारे सहपाठी, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो फीडबैक देते हैं और जो कैंडिडेट खुद होता है वो भी एक अनुभव लेके जाता है कि मैंने इस तरह का बोला था, ऐसा मैं दिख रहा था, मैं यहाँ पर हिचक रहा था। तो जब क्लास के फीडबैक से वो मैच होते हैं तो बच्चा आश्वस्त हो जाता है कि हाँ ठीक है, मेरा इस तरह का प्रदर्शन था। फिर फाइनली मैं उपस्थित रहता हूँ, तो हम लोग भी वहां पर फीडबैक देते हैं कि आपका ओवरऑल फीडबैक ऐसा है। तो एक पैनलिस्ट के मेंबर के तौर पर मैं, और जो हमारे कॉम्पिटिटर है उसके तौर पर क्लास, तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छा फीडबैक मिलता है और डेली इंप्रूवमेंट होता है। तो अभी क्लास मॉक चल रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, और क्लास मॉक थोड़ा सा टफ है, इतने बच्चों के सामने बोलना, तो हम थोड़ी हार्ड कंडीशन में प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि बच्चा सहज महसूस करे अंत में। दूसरा है इम्प्रूविंग ओन पर्सनालिटी। कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग यूट्यूब पर टॉपर्स के वीडियोस देखते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेटर्स या अच्छे टीचर्स के वीडियो देखते हैं, बट उन टॉपर्स ने अपनी सिचुएशन में, अपने अनुभव से, अपने बॉर्न एंड ब्रॉटअप का अनुभव, कि भाई उनका किस तरह से लालन पालन हुआ, वो किस तरह से उनकी एजुकेशन रही, क्या उनकी विचारधाराएं रही, किस तरह का बोर्ड था, क्या सिचुएशन थी, उसके अकॉर्डिंग अपना अचीवमेंट किया है, अपने नंबर लाए। वो बातें किसी और के लिए फिट नहीं हो सकती। हम थोड़ा सा अनुभव जान सकते हैं, बट एज इट इज उसे अपना नहीं सकते। कई बार हमने देखा है कि टॉपर्स के घर में भी जो उनके अनुज होते हैं, छोटे भाई बहन होते हैं, वो बोलते हैं यार तुम जाके प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो खुद उन बातों को वो नहीं समझा पाते, क्योंकि इंडिविजुअल पर वो बातें डिपेंड करती है। अपनी खुद की पर्सनैलिटी अलग है, हम दूसरे की पर्सनैलिटी को ओढ़ नहीं सकते, कॉपी नहीं कर सकते। सीख सकते हैं, कुछ इनपुट से सीख सकते हैं, बट फिर भी हमको हमारा तरीका ही डेवलप करना होगा। It means we can improve our personality, we cannot put our leg in others' shoes.
हम दूसरे की चीज एज इट इज नहीं अपना सकते। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात देखी है वो ये है कि केयरफुल इनपुट होने चाहिए। कई बार ऐसे पैनलिस्ट बैठ जाते हैं क्योंकि सारे दिन मॉक चलने होते हैं, अच्छे बंदे वर्किंग डेज पे अवेलेबल नहीं होते हैं अच्छे इनपुट, और मे बी कि किसी कोई भी अच्छा बंदा हो बट पैनल का वहां पर जो आयोग है, आयोग में जो वास्तविक इंटरव्यू है वहां पर अनुभव मैच ना करे। क्योंकि आप इस बात को हमने पिछली बार भी रिपीट किया था और अभी भी मैं बता रहा हूं कि सवाल पूछने के कुछ क्षेत्र हैं। पहला, जो मेंबर है, जो पैनल है हमारी इंटरव्यू में, उसका एक्सपीरियंस कि उसके क्या अनुभव है। दूसरा, हमारा डेफ, हमारा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कि हमने उसमें क्या लिखा है। और तीसरा, जब कंटेम्परेरी अनुभव कि भाई एक दो दिन में क्या घटनाएं हुई हैं, उस दिन मेंबर्स को क्या पर्सनल अनुभव, क्योंकि वो ज्यादा रिसेंट होते हैं और याद रहता है, तो उस तरह के प्रश्न बन जाते हैं। डेफ में भी ऐसा है कि जैसे हमने हमारी इंफॉर्मेशन दी है, पर मेंबर के बैकग्राउंड, प्रश्न पूछने वाले के बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है कि वो हमारे डेफ में कौन सी चीजें देखता है। मान लो जैसे मैं टेक्निकल फील्ड से हूं तो मैं टेक्निकल चीजें देखूंगा, कोई और बंदा है जो स्पिरिचुअल फील्ड से है तो वो आध्यात्मिक चीजें ढूंढेगा आपके यहाँ। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं, तो वहां पर प्रश्न अलग हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कई बार, और एक गलत, थोड़ा सा गलत नहीं होता है, उनकी दृष्टि से गलत नहीं है, पर अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग थोड़े से गलत फीडबैक हो जाते हैं, थोड़ा सा रफ एक्सपीरियंस हो जाता है या थोड़ा सा बहुत ज्यादा माइल्ड एक्सपीरियंस हो जाता है और वहां रफ हो जाता है। इस तरह की चीजें जो हमारी पर्सनालिटी पे सूट नहीं करती, हमसे इस तरह के प्रश्न बनते नहीं। उन इनपुट से लेकर हम हमारी पर्सनालिटी को मोल्ड करने लगते हैं, हमारी इंटरव्यू की दिशा को बदलने लगते हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो आप, हमारा हो चाहे कोई अदर पैनलिस्ट का हो, बहुत केयरफुली अपनी पर्सनालिटी के अनुसार इनपुट को स्वीकार करें, ठीक है। और खुद के इनपुट, खुद उन जो इनपुट है, जो ज्ञान है, जो अनुभव आपको मिला है, उसके अनुसार उसको खुद की पर्सनालिटी में डालने का प्रयास करें और खुद अनुभव जनरेट करने का प्रयास करें। दूसरी बात, वन इम्प्रूवमेंट एट ए टाइम। यस, वी कैन नॉट इम्प्रूव आवर होल पर्सनालिटी एट ए टाइम, और ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन में ही हम पूरा सुधार हो जाए, नहीं। बेहतर है कि हम डेली कुछ प्रैक्टिस करें, जैसे क्लास, मॉक टेस्ट, और एक एक चीज नोट करते जाएं हमारी पर्सनालिटी की कि यार ठीक है, मैंने आज ऐसे बोला, ऐसे स्टार्ट किया, हॉबी पे मेरा ये स्टैंड तो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, मेरी ग्रेजुएशन में ये सवाल तो मुझसे बनना ही चाहिए था, मेरे डिस्ट्रिक्ट में इतनी बड़ी घटना हुई और मुझे ध्यान नहीं था। इस तरह की चीजें, वाई सिविल सर्विसेज तो मैं ये स्टैंड कैसे ले सकता था, ये तो मेरा था ही नहीं, मैंने रटा था पर मैं जस्टिफाई नहीं कर पाया। तो इस तरह की चीजें, आप एक बार में एक चीज को सुधारें, एक चीज को पकड़ें और उस पर मनन करते हुए, बहुत ध्यान देते हुए उस चीज को सुधारें, तो जरूर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। और उसके लिए पर्याप्त दिन है, अभी दिन भी पर्याप्त है। तो आप एक चीज को पकड़ें, डेली आप प्रैक्टिस करें, डेली आप इनपुट लें, डेली आप अभ्यास करें, और उसके लिए बेस्ट है क्लास मॉक, ताकि एक बहुत जेन्युइन सा इनपुट आपको मिले। क्योंकि वहां सब बच्चे सोच रहे होते हैं कि नहीं, मुझे इस तरह से इंटरव्यू देना है, इस तरह से, तो वो एक जेन्युइन सा फीडबैक आता है। तो डेली आप इंप्रूव करें उसके लिए, और एक बार में एक ही चीज लें। जैसे बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ढूंढ लो, कैसे क्या पूछे। देखो, एक तो मेंबर चेंज हो चुके होते हैं, दूसरी बात, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरह के सवाल बनते हैं। जैसे मान लो अभी प्रधानमंत्री ब्रीच की घटना हुई या और घटनाएं हुई या ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, तो सवाल अलग अलग तरह के चेंज हो जाते हैं। तो इससे बढ़िया है आप मेंबर्स की प्रोफाइल पर काम करें, मेंबर्स की प्रोफाइल, क्योंकि उनका देखने का दृष्टिकोण सेम है। जो आज तक मैंने अनुभव किया है, जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं, जो मैंने कोर्सेज किए हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, ठीक है, तो वही उसी से रिलेटेड मैं प्रश्न पूछूंगा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा दृष्टिकोण सेम रहेगा, चाहे चीजें बदलती रहें। अगर
कुछ घटना भी हुई है, कोई मैच हुआ है, कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, तो हो सकता है मेरा टेक्निकल इनपुट बैकग्राउंड है तो मैं टेक्निकल ग्लिच उसमें ढूंढूं, टेक्निकल कमियां ढूंढूं। तो आप मेंबर की प्रोफाइल ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा सटीक है, आप उसको बार बार अध्ययन करते रहें, फॉलो करते रहें और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सोचते रहें, वो ज्यादा लाभदायक है लंबे अरसे के लिए और अपनी तैयारी को सही से तैयार करने के लिए, सही से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट देखो, जैसे हमारी जो रणनीति है वो हमने 3 चरणों में बांटी है। पहला, ऑनरेबल मेंबर्स की प्रोफाइल पे हमने कुछ सजेशन देने की बात की है, कुछ आंकड़े इकट्ठे करके और आपको बताने का प्रयास किया है। वो आप खुद भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, वो बातें बहुत जरूरी है। जैसे आप कहीं भी किसी से मिलने जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो आप पहले कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे कि यार किस तरह के विचार हैं, किस तरह के अनुभव हैं, क्या गतिविधियां हैं। तो फिर हम एक अज्यूम करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की सवाल पूछे जा सकते हैं, मेरे डेफ में ये इंफॉर्मेशन है और इससे इस तरह का प्रश्न बन सकता है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डन, इट इज डन, है ना। आप लोग आप जिनको भी वो लेक्चर्स देखने हैं हमारे एप्लीकेशन पर है, आप संपर्क क्लास में संपर्क कर सकते हैं उस तरह से, ठीक है। दूसरा है मॉक, क्लास मॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज लाइक लाइव आंसर राइटिंग इन मीन्स। क्यों? क्योंकि डेली इंप्रूवमेंट हो रहा है इसमें, डेली बच्चे मॉक देते हैं। जैसे अभी हमारा जो डिस्कशन चल रहा है वो चल रहा है इंट्रोडक्शन, खुद को इंट्रोड्यूस करना। मे बी वहां सवाल नहीं पूछे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, बट स्टिल इंट्रोडक्शन बोलने से एक आपकी फ्लो चेक हो रहा है लैंग्वेज का कि आप किस तरह से बोल रहे हैं, एक ये चेक हो रहा है कि आप अटक तो नहीं रहे हैं, किस किस चीज पे अटक रहे हैं, कहाँ, और आप खुद के इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहे हैं जो अननेसेसरी सा लग रहा है। जैसे कई हमने अनुभव देखा कि एक सर्टेन पॉइंट पर ले जाना चाह रहे हैं, मेरा घर कान्हा अभ्यारण्य के एड्रेस में लिख दिया कान्हा अभ्यारण्य, या मेरे जिले में कान्हा अभ्यारण्य है, मतलब ले जाना चाह रहे हैं इंटेंशनली, ठीक है। मैं इस तहसील से हूं जो पातालकोट से इतनी दूर है। तो इस तरह के इंट्रोडक्शन तो थोड़ा सा क्लियर ही, एक तो स्मार्टली काम करना कि वो दिखे नहीं, ठीक है, और एक जबरदस्ती इंटरव्यूअर पर थोपना कि भाई मुझे इस तरह से आप सवाल पूछें या इंटरव्यू को इस डायरेक्शन में ले जाएं, तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है और बहुत ही ऑफेंसिव भी कई बार लग जाता है। तो इस तरह का, बट कई स्मार्टली तरीके से कर भी रहे हैं उस तरह से इंट्रोडक्शन कि मेरी रुचि तो ये है और मेरी अभिरुचि ये है, इसके अलावा मुझे ये पसंद है, या मैंने इसमें ग्रेजुएशन किया है और मेरे अतिरिक्त उपलब्धियां ये है, मैंने ग्रेजुएशन ये किया है और मेरा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ये है। कई नवाचार इसमें कर रहे हैं। तो चूंकि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो उन्होंने खुला एरिया दिया है, अगर ऐसा पूछा जाता है तो हम जो अपने बारे में बता दें। ध्यान रखना, ऐसी कोई सर्टेन डेफिनेशन नहीं है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ की। कई लोग बोलते हैं कि वो बताइए जो डेफ में नहीं लिखा है, तो क्या ही बता देंगे, सब तो लिखा है उसमें, ठीक है। कोई बोलते हैं कि नाम नहीं बताना है, कोई बोलते हैं कि पिताजी का नाम नहीं बताना है, कोई बोलते हैं स्कूल बतानी है, ये बताना है। कोई सर्टेन डेफिनेशन नहीं है, आपको जो अच्छा लगता है, जो सहज है, जो कॉन्फिडेंटली आप बोल पाते हैं वो आप बताइए, है ना। और स्मार्टली तरीके से अगर आप किस चीज को नोटिस करना चाहते हैं तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, नोटिस कराना चाहते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, वहां आप स्मार्ट तरीके से उसको इंक्लूड कीजिए। फाइनल, जब डेट्स क्लियर हो जाएंगी, जब हमको लगेगा कि बच्चों की प्रिपरेशन हो चुकी है, वो एक मैच्योर स्टेज में है इंटरव्यू की दृष्टि से, वो इंटरव्यू के बारे में पूरा समझ चुके हैं कि उनकी क्या पर्सनैलिटी है, किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और मैंने किस किस तरह से कार्य करना शुरू कर दिया है। इट मीन्स कि उनकी जब डायरेक्शन तय हो जाएगी, उनको जब एक दो चीजें वो सुधार चुके होंगे और एक कॉन्फिडेंस में होंगे, तब हम पैनलिस्ट का मॉक
अरेंज करेंगे और पैनलिस्ट हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के हों, सदस्यगण इस तरह के हों कि लगभग अनुभव मैच करता हो, ठीक है, और डाइवर्सिफाई फील्ड, ठीक है, डाइवर्सिफाई फील्ड, ताकि एक हर आपकी प्रोफाइल पर हर तरह का विचार आपके सामने आया हो। ये कोई मैटर नहीं करता कि कोई एक्स मेंबर हैं जो इंटरव्यू में बैठे हैं, जो सदस्य नहीं रहे हैं पर इंटरव्यू में बैठे हैं, तो या फिर सदस्य रहे, तो उनका मैच कर जाए। मे बी यार अब नए बंदे हैं, उनका नया अनुभव है, नई परिस्थितियां हैं, कोविड एंड ऑल, तो हो सकता है नए सवाल बने, नए तरह का पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस, सब चीजें चेंज है, इकोनॉमी नई तरह की है, ठीक है, तो हो सकता है कि सवाल नए बने। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हमारी तरफ से हम मानते हैं तो वो है कैसे मेंबर्स हैं और क्या प्रोफाइल है और किस तरह के हम प्लान कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन 3 स्टेज में हम ले जाएंगे। पहला हम कर चुके हैं, दूसरा चल रहा है, और तीसरा हम तब प्लान करेंगे जब बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है, जब बच्चों की डायरेक्शन तय हो जाएगी तब हम मॉक रखेंगे। लगभग 20 से 25 पैरामीटर्स में हमने एक मॉनिटरिंग कार्ड बनाया है, एक इवेल्युएशन फॉर्म बनाया है कि हम मूल्यांकन करेंगे, मॉनिटर करेंगे आपके परफॉर्मेंस का। लेट से सिंपल लैंग्वेज कितनी सिंपल है, लेट से कॉन्फिडेंस, ठीक है, इस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें, हम हॉबी कैसी है, फैक्चुअल नॉलेज कैसा है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कैसी है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज कैसी हैं, इस तरह की चीजें हम आपका प्लान करेंगे। वी आर प्लानिंग 10 मॉक्स, 10 पैनलिस्ट के मॉक हम प्लान कर रहे हैं, ये क्लास मॉक नहीं है, 10 पैनलिस्ट के मॉक हम प्लान कर रहे हैं। तो 10 यहाँ पर रहेंगे और आप किस तरह से सुधार करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है, इनपुट देंगे, सुधार करने की गति बढ़ाएंगे, कुछ स्पेशल आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो वो प्रोवाइड करेंगे, और ताकि आपका सुधार जरूरी हो। हमारा होल पर्पस है एक अच्छा कॉम्पिटिटिव माहौल बनाना। हम बहुत कंसर्न्ड है कि ये हमारा पहला मींस का रिजल्ट है, इसे हम फाइनल रिजल्ट में बदलें, ठीक है। वी आर वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड टू कन्वर्ट आवर मींस रिजल्ट इनटू आवर फाइनल रिजल्ट, सो वी आर वर्किंग हार्ड फॉर दैट। वी आर गिविंग एक्स्ट्रा इनपुट्स, वी आर प्रोवाइडिंग सिमिलर सिचुएशन, ताकि बच्चे उस जैसा इंटरव्यू जैसा फील कर सकें। जो न्यू कमर्स हैं, इस बार नए ज़्यादा हैं, तो उनको वहाँ पर अंदाजा लग सके, वो स्मार्टली तैयारी कर सकें बाय यूजिंग टेक्नोलॉजीज, बाय यूजिंग डेटा विच आर अवेलेबल, ठीक है। तो बहुत यही एक माहौल क्रिएट करने का प्रयास है। क्लास मॉक के अनुभव क्या रहे? स्टार्टिंग जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट होता है, फ्लो का इशू होता है, पिच लो होता है, बच्चा धीरे से बोलता है, फ्लो का इशू होता है, इवन स्कूल का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम बोलने में दिक्कत आती है। ये भी देखा गया कि कुछ बच्चों के जो रटे हुए सवाल अगर पूछ लिए जाते हैं, जैसे क्रिकेट, तो हमने कब वर्ल्ड कप जीता, तो जैसे ही उसको पता है अपना रटा हुआ सवाल है, तो तुरंत जवाब देता है विदाउट एनी पोज, यानी कि उसको जो प्रश्न नहीं आ रहा है और जो प्रश्न आ रहा है वो क्लियर उसको बता देता है कि मैंने ये रटा हुआ है। मतलब जैसे कुछ फैक्ट या कोई मान लो ऐसा पर्सनल सवाल भी है, वाई सिविल सर्विसेज, ठीक है, कब सोचा, क्या सोचा है ना, किसने प्रेरित किया, तो अगर रटा हुआ है तो क्लियर बता देता है कि भाई, तुरंत बताता है कि सर हाँ ये है। जबकि थोड़ा सा नॉर्मल पोज ले ले तो ऐसा एक बड़ा नेचुरल सा लगता है कि हाँ ठीक है, इन्होंने चीज ध्यान से सुनी, कुछ इनपुट लिए, कुछ मनन किया और अब ये आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी देखी गई है कि कोई पोज नहीं होता है, थोड़ा सा तो पोज हो सकता है ना, फ्यू सेकेंड्स, बट तुरंत बोलते हैं कि मैंने तो ये याद किया हुआ था। जैसे मतलब ऐसा बोलते नहीं है बट दिखा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट आया, उससे पूछा गया फाइनल इंटरव्यू में उससे पूछा कि कौन सी जनजाति चतुर है,
सबसे अधिक चतुर है। उन्होंने तुरंत बोला, क्यों कहीं पढ़ रखा था, तो तुरंत बोला कि सर ये जनजाति चतुर है। यार व्हाट, कैसे पैमाने, कैसे आप डिसाइड कर सकते हो क्या चतुर है क्या नहीं? अंदाजा और एक आपका एक अनुभव है, आपकी जो रीडिंग से आपको जो जानकारी है उसके आधार पर आप कुछ बता सकते हो। तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी कि उनको याद भी था और उसको बहुत अच्छी तरीके से वो रिप्रेजेंट कर सकते थे कि उन्होंने बहुत सोच समझ के चीजों को एनालिसिस करके और बताया है। तो वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने लूज की और बाद में जो कारण बताया वो भी ठीक नहीं। तो ये ठीक नहीं है। आप अपॉर्चुनिटी अगर मिली है तो आप बहुत दिमाग से खेलें, बहुत पेशेंस रखें, स्मार्टली कूल रहें और चीजों को सही वे में प्रस्तुत करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये एक अपॉर्चुनिटी लॉस है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखें। डेफ में ज्यादातर बच्चे ऐसा कर रहे हैं जैसे सुपर ह्यूमन टाइप, मतलब सभी डेफ की जो चीजें हैं उनको बहुत सुधारना चाह रहे हैं और सुधार सुधार के एकदम परफेक्ट कर दे रहे हैं। जैसे मान लो गैप है किसी का, तो गैप को इस तरह से कि खुद पर ना आए, पहली बार सर बीमार हो गया था, दूसरी साल सर ऐसा हो गया था, तीसरी साल सर ये, तो गैप को इस तरह से जमा रहे हैं। देखो कई लोगों का है जिन्होंने गैप बढ़ने के लिए तैयारी की है पर दिखाना नहीं चाहते, कई का है कुछ डिग्री विग्री है तो दिखाना नहीं चाहते, इस तरह की चीजें क्यों सवाल बनेंगे। तो आप कुछ थोड़ा बहुत मोल्ड कर सकते हैं जो नेचुरल है, जो आपके रियलिटी के पास है। क्योंकि अगर आपने कुछ आर्टिफिशियल क्रिएट किया तो वहां इतना दबाव, इतना प्रेशर, कैरियर की चीजें, तो आप बहुत सहज होके नहीं बोल पाएंगे जब तक कि आप बहुत बड़े एक्टर नहीं हैं। ठीक है, तो इतना सहज होके आप नहीं बोल पाएंगे। तो आप थोड़ा नेचुरलिटी के पास रखें चीजें, उसी के आसपास कुछ मोल्ड करें थोड़ा बहुत, तो बेहतर है। तो बहुत ही ज्यादा सुपर ह्यूमन दिखने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ आपके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं तो इट इज ओके, इट इज ओके, बस इतना कोई नेगेटिव ना हो कि भाई आपका कुछ अलग ही दिखता हो। बट थोड़ा बहुत मोल्ड करके ठीक ठाक जेन्युइन एक कॉमन मैन जैसी आपकी पर्सनालिटी दिख जाए, है ना, इस तरह की आप कोशिश करें। हर ही चीज सही हो ये जरूरी नहीं है। आप मेंस एग्जाम पास करके इंटरव्यू में बैठे, खुद में एक योग्यता है। ठीक है, आप कॉन्फिडेंट रहें, चीजों को जो इफ एंड बट हुए हैं वो ठीक है, आप देखें। कई आप हम यूट्यूब पे देखते हैं कि 10वीं में फेल, 12वीं में फेल, फिर भी आईएएस बने, आईपीएस बने। तो यार ऐसे तो वो जाते ही नहीं, है ना। वो तो कि 12वीं में फेल है वो तो जाते ही नहीं, बाप रे मेरे से क्या कहेंगे, 10th में फेल है हो, मैं तो मेरे से क्या कहेंगे आप 10th में फेल हो गए। ये मैटर करता है कि आप उस घटना के बारे में कैसे फील करते हैं। आप खुद को क्या गिल्टी मानते हैं, क्या आप बहुत बड़ी कमी मानते हैं? ठीक है, तो आप एकदम अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे। जैसे ही वो प्रश्न पूछा आपका पूरा कॉन्फिडेंस चला जाएगा, आप खुद गिल्ट में आ जाएंगे। और अगर आप नहीं मानते हैं, ठीक है घटना है, हो सकता है कुछ गलतियां भी हुई हैं, मेरे से गलतियां, उसमें क्या है, पर मैंने सुधारी है, मैं दोबारा तैयारी करके आया हूं और अब मैं इंटरव्यू में बैठा हूं। तो इस तरह का एटीट्यूड आपको, मे बी मैं मानता हूं कि टफ है करना, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट अगर हम बार बार ऐसी मानसिक सोच बना लेते हैं और बार बार रिपीट करते हैं, बार बार सोचते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार, और ये गलत भी नहीं है भाई, जो हुआ है वो हुआ है, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, और अब मैंने चीजें सुधारी है और मैं आगे बढ़ा हूं। तो बार बार अगर अपन अभ्यास करते हैं तो ये बिल्कुल सटीक आप पे बैठेगा। अपीयरेंस का दिक्कत है, कुछ बच्चे बहुत घबराने लगते हैं। ठीक है, मतलब थ्रू आउट द इंटरव्यू ही वो सहज नहीं हो पाते, आई कांटेक्ट नहीं करते, इधर उधर आंखें चुराते हैं, नीचे देखते हैं कंटिन्यूस, इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें। रेडी फॉर मॉक और नॉट, ये भी हमने देखा है कि पहले हमने पूछा कि कौन मॉक देगा, तो हार्डली कोई बंदे ने हाथ खड़ा किया, एक दो ने खड़ा किया, उन्होंने दिया। पर जैसे ही 2-3 लोगों ने दिया, कई बच्चों को कॉन्फिडेंस आया, यार मैं मैनेज कर लूंगा, मैं इनसे बेहतर कर लूंगा, इतना इजी तो है ही। तो फिर बहुत सारे हाथ खड़े होते हैं। और अब सिचुएशन ये है कि हम डेली क्लास में जो जो बच्चे रहते हैं कि भाई हमको देना है, उनका कंप्लीट नहीं कर पाते। हर बच्चा चाहता है कि वो एक बार क्लास मॉक दे ले और कुछ इनपुट उसके रहे। कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो डरे हुए हैं, जो पहले चाहते हैं कि सर आप पर्सनल हमसे मॉक ले लें ताकि थोड़ा हम सहज हो जाएं, फिर हम क्लास मॉक देंगे। तो ये भी हम लोग कर रहे हैं, वी आर डूइंग एवरीथिंग
जिससे आप थोड़ा सहज हो पाए और आप आपकी तैयारी में आगे बढ़े, अटके ही ना रहें आप। ये हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, हॉबी एज रीडिंग नॉट लिविंग। यस, ये ज्यादातर में हमने देखा है कि यार हॉबी याद की हुई है, पढ़ी हुई है, ना कि उन्होंने हॉबी को जिया है। इस तरह की चीजें तो हमने देखी है, हम डिटेल में, आज का टॉपिक ही है तो डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। जो अभी अनुभव है हमारा इस बार का, या क्लास में जो चीजें चल रही है मॉक के दौरान, तो उसमें हमने इंटरव्यू को 3 फेजेस में बांटा है। पहला, स्टार्टिंग में बच्चा प्रेशर में होता है, किस तरह से आना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से स्टार्ट करना है, तो वो बहुत प्रेशर में होता है। प्रेशर में क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, हम किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाते। इवन कई बार बहुत प्रेशर होता है तो आपको आपके रोल नंबर याद नहीं आते, आपको इवन आपके मोबाइल नंबर याद नहीं आते। तो स्टार्टिंग में बच्चा प्रेशर में होता है, किस तरह के दिखेंगे, क्या अनुभव होगा, कैसे बैठे इंटर, क्या विश करें, इस तरह की, क्योंकि रटी हुई चीजें नहीं है ना, वो ऐसा है कि हमको जाके करना है रियल में। तो बच्चा प्रेशर में होता है, उससे डिस्ट्रैक्शन आता है, थोड़ा सा वो फोकस नहीं कर पाता और कई बार हड़बड़ाहट में जवाब देता है और सामान्य चीजें भी नहीं बता पाता, तो बार बार उसको सहज करना पड़ता है। ठीक है, आप आराम से रहिए और आप आपका जवाब दीजिए, आप पानी पीजिए, आप आराम से बैठिए, कोई घबराने की बात नहीं है। पर ये खुद में ये बातें बोलना थोड़ा सा, मतलब क्यों ही ऐसी सिचुएशन आए, ठीक है, ये हम प्रयास कर सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन बने ही क्यों। हम थोड़ा सा अभ्यास कर लें, सहज हो जाएं, थोड़ा डर खत्म हो जाए कि इस तरह की सिचुएशन ना बने, तो एक अच्छा इंप्रेशन शुरू से जाए। नेगेटिविटी आती है, हम डरे रहते हैं पहले पहले, ठीक है, और बाप रे कौन सा सवाल स्टार्ट करेंगे, क्या पूछेंगे, ठीक है, इस तरह का मतलब जैसे आप देखेंगे, आपने अनुभव भी किया होगा अगर अभी मोक दिया है तो, कि पिच लो रहता है, बहुत धीरे बोलते हैं, तो कई बार तो बोलना पड़ता है स्पीक लाउडर, ठीक है, तेज बोलिए। तो ये खुद में एक चीजें बताती है। तो स्टार्टिंग का ये अनुभव है। मिड में क्या होता है, इंटरव्यू के बीच में क्या होता है, बच्चा फ्लो में आ जाता है, ठीक है। पहले बार तो क्या होता है, स्टार्टिंग में डरा डरा रहता है, बता नहीं पाता है, बार बार रिपीट कराना पड़ता है, तो जान नहीं पाते इंटरव्यूअर, और हम लोग भी जान नहीं पाते कि यार ये किस तरह की पर्सनैलिटी है, क्या है, डरा हुआ है, ठीक है, इट इज ओके, नेचुरल है कि भाई इंटरव्यू है, पहली बार करियर की बात है, ठीक है, डरा हुआ है, कोई बात, ये नोटिस नहीं करते। नोटिस ये करते हैं यानी कैसा विचार है, क्या पर्सनैलिटी है, तो पहली बार स्टार्टिंग में दिख नहीं पाती, फिर वो आपको कंफर्टेबल करते हैं, ठीक है। कई की पर्सनालिटी बहुत अच्छी दिखती है तो उसको टाइट करने की कोशिश करते हैं, उसको स्क्रू करने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ पर टूटता है, ये दिखा रहा है कॉन्फिडेंस या रियल में कॉन्फिडेंट है। तो मिड में इस तरह के अनुभव होता है। तो मिड में ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर कि बच्चा फ्लो में आ जाता है, वो बात करते हुए उसको 1 2 2 4 5 10 मिनट हो चुके होते हैं और फ्लो में आ जाता है, तो अब वो फ्रीली बोलता है, तो फ्रीली में उसकी रियलिटी सामने आती है, ठीक है, वो वास्तविकता उसकी सामने आती है, रियलिटी सामने आती है, तो वो ओरिजिनल उसका व्यक्तित्व पता चलता है। तो ये बेस्ट टाइम होता है जहां उसके व्यक्तित्व को जान पाए, मिड में। एंड में बच्चे के चेहरे पर दिखता है कि वो कंक्लूड कर रहा है, मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ, कैसे नंबर आएंगे, ठीक है, किस तरह की चीजें हैं, तो वो उसके चेहरे से ही दिखता है कि वो कंक्लूड कर रहा है कि हाँ यार ठीक है, अच्छा गया, ये इस तरह की चीजें हैं। तो फेशियल एक्सप्रेशन से वो दिखता है और इस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन वो बनाता है। तो ये 3 स्टेज में हमने अनुभव के आधार पर डालने का प्रयास किया है, कैसे 3 स्टेज को मैनेज करें, कैसे मैनेज करें, ऑल दो वेरी टफ है, टफ तो है ही, खुद में इंटरव्यू एक टफ है, तो कैसे। तो हमने देखा कि यार अगर आप थोड़ा सा, भाई चेहरे पे तो स्माइल कर ही नहीं सकते कि आप शुरू से हंस के आ रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा है कि घर से आ रहे हैं, पागल खाने से आ रहे हैं, ठीक है, कि शुरू से ही हंस के आ रहे हैं, किसी ने बोल दिया है मुस्कुराते रहना है तो बस मुंह फाड़ के ही आ रहे हैं, ठीक है। और कई बार एक होता है बच्चा अंदर से स्माइलिंग होता है कि ठीक है, अंदर से अपनी प्रसन्न चित्त है, प्रसन्न मुद्रा है, कैसे, बहुत अभ्यास करने के बाद, चीजें बार बार, ऐसी चीजें सिचुएशन फेस करने के बाद, ठीक है, हमारा थोड़ा डर हटता है, थोड़ा हम सोचते हैं ठीक है सिचुएशन है, कोई बात नहीं, देखें,
है ना, कुछ ऐसी बात याद करके, कुछ किसी की भी बात, गार्जियन की बात, माता पिता की बात, गुरु की बात, कोई भी बात याद करके अंदर से स्माइलिंग होता है। तो अंदर से स्माइलिंग होता है तो कितना भी क्या भी अनुभव हो, है ना, वो काम कूल बना रहता है। तो ऑल्दो कि हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी अलग हो, ये हो, पर फिर भी हमने इसको जनरलाइज करने का प्रयास किया है, ऑल्दो वेरी टफ। और हम आप पर चीजें थोप नहीं रहे, हम एक सिचुएशन बता रहे हैं कि अगर ऐसा सोच ले, ठीक है, तो ये भाव आ सकते हैं कि अगर हम माइंड को, क्या है, माइंड एक कमांड से काम करता है। माइंड को अगर हमने एक कमांड दे दी, ठीक है, अंदर से मुस्कुराए, थोड़ा सा भाव अच्छे रखे अंदर से, तो हो सकता है अपने चेहरे पे भी दिखे और हमारी चीजें स्मूथ हो जाए। तो हमारी तरफ से ये सजेशन है कि यार आप थोड़ा सा अंदर से प्रसन्नचित रहें, तो थोड़ा सा फेस पे बहुत चौड़ी हंसी नहीं तो एक नॉर्मल फेस दिखे, और अंदर से आप बहुत ज्यादा, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी स्थिर रहे। आप चीजों को, उन्होंने कहा तो आप एकदम समझे कि क्या चीजें हैं, ठीक है, और अंदर पूरी क्षमताएं, पूरी नहीं तो लगभग 70-80% क्षमताओं के साथ हम काम कर पा रहे हैं। मैं इतने प्रेशर में नहीं है, इतने स्ट्रेस में नहीं है, हमको चीजें याद आ रही है, हम सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, डिसीजन ले पा रहे हैं। मिड में आपको कंट्रोल करना है, मिड में कंट्रोल करना है। आप ऐसा नहीं कि फ्लो में आ जाएं और कुछ ऐसी चीजें बोल दें, कुछ अपनी लैंग्वेज ऐसी हो जाए, हम बहुत ही लेमन में आ जाएं, ठीक है, बहुत ही कैजुअल ले लें, ठीक है, कुछ जैसे आम बातें करते हैं उस तरह से आ जाएं। तो मिड में, चूंकि अपन रियलिटी में होते हैं, एक फ्लो में होते हैं, हमको 5-7-10 मिनट हो चुकी होती है बात किए हुए, तो हम फ्लो में होते हैं, तो यहाँ हमको कंट्रोल रखना है, ताकि हम जैसी छवि दिखाना चाह रहे हैं, जैसे हम हैं, है ना, मतलब थोड़े मॉडिफाइड, ऑब्वियसली थोड़े मॉडिफाइड, ऐसा थोड़ी दोस्तों के साथ बात करेंगे या घर के साथ, वैसा अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो उसको तो यार कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं, उसके लिए तो ये इंटरव्यू है ही नहीं, वो तो एक जैसा ही रहेगा। पर मैं 90% की बात कर रहा हूँ जो थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाते हैं, मॉडिफाई करके जाते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाते हैं। एंड में कंक्लूजन की बजाय हम थोड़ा ग्रेटिट्यूड फील करें, हम आदर भाव, सत्कार भाव, धन्यवाद भाव फील करें, ताकि उनके चेहरे पर एक ऐसा आए कि यार इस बंदे के उस पर एक अनुभव का एक्सपीरियंस है, एक थैंकफुलनेस है, तो उनके सामने भी पॉजिटिव आए, ना कि हम कंक्लूजन से घबराते रहें, ओ बाप रे मेरे से ऐसे सवाल पूछे, मेरा तो बिगड़ गया, ठीक है, मेरा तो होगा ही होगा, उन्होंने चढ़ाया आपको, चढ़ा के आपका फ्लो जाना, आपकी रियलिटी जाना, तो अपन एकदम फूल के कुप्पा और एकदम अग्रेशन में, और ऐसा मेरा तो हो रहा है। आपसे पूछ लिया, अगर आपको एसडीएम बना दिया जाता है, तो जैसे ही जो रीढ़ की हड्डी झुकी हुई थी एकदम सीधी होगी, तो आप एसडीएम बन ही गए, हम तो चाह ही रहे हैं, है ना। तो इस तरह की चीजें, तो आप कंक्लूजन ना करते हुए आप ग्रेटिट्यूड फील करें, आप आभार व्यक्त करें, धन्यवाद की मुद्रा आपके उसमें रहे, ठीक है, यार बहुत थैंकफुल। अब देखो, आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जीवन में आपने किसी न किसी का धन्यवाद दिया होगा, उस समय आपकी मुद्रा क्या रहती है। आप कंट्रोल वे में कई बार रहा होगा, कुछ आप कहीं गए और आपके घर वाले पूछ रहे हैं, तो ये जवाब, किसी दोस्त ने कहा यार ऐसा ऐसा मत बता देना मेरे बारे, तो कंट्रोल वे में बातें कर रहे हैं, ठीक है। स्माइल इनसाइड, कई बार क्या होता है कि हम किसी बात को लेकर खुश होते हैं, जो भी आपके मुद्दे हैं, आपकी पहली मुलाकात है, कई भी चीजें हैं, तो 5-10 दिन तक अंदर स्माइलिंग चल रही है, ठीक है। कोई आपको गाली दे रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि अंदर अलग सॉफ्टवेयर चल रहा है, अलग प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह, तो आपने तीनों ही अनुभव किए होंगे, ठीक है, तो आप बहुत बेहतर समझ सकते हैं आपकी इंडिविजुअलिटी से कि आप किस तरह का ये मुद्रा लाएं। पर हमारे अनुसार आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा अंदर से स्माइलिंग रहे, तो आप सहज रहेंगे, अनुकूल रहेंगे, अच्छे से चीजें समझ पाएंगे, अपनी क्षमताएं दिखा पाएंगे। मिड में आप कंट्रोल रहें, ताकि कुछ ऐसी चीजें ना बोल दें जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। एंड में आप धन्यवाद की मुद्रा में रहे, ताकि उनको एक पॉजिटिव मैसेज जाए लास्ट तक। हॉबी के बारे में अब अपन एक स्पेसिफिक आ जाते हैं। अब तक जो अनुभव अपना क्लास मॉक का रहा है, उसमें यह है कि ज्यादातर बंदों की हॉबी है प्रिपेयर्ड नहीं है, कोई हॉबी नहीं इस तरह की हो जिसमें उनको एकदम प्रिपेयरनेस की जरूरत ही नहीं। कोई 2-4-5 बच्चे, 10-15, 10-1-5-7 बच्चे आए हैं, 10 एक बच्चे आए हैं जिनकी एकदम परफेक्ट है, उन्होंने जिया है, ठीक है,
उनकी कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह पढ़ी हुई है न कि जिया है। भाई उन्होंने इधर उधर से सोचा, दो चार से बात करके कैसी क्या थी, कैसे कैसे, किन्होंने तो किसी सीनियर से बात किया जो सिलेक्टेड है तो उनकी अपना ली कि भाई ठीक है यही ठीक है। कईयों ने इस तरह का कि जैसे किसी ने बताया ये ठीक है, मार्केट में ये नहीं चल रही है इस तरह की। तो कईयों का ऐसा अनुभव है कि प्रोबेबल क्वेश्चंस में जैसे वो आते हैं, सर मैं आपसे मेरी हॉबी डिस्कस करना चाहता हूँ, आप इस पे सवाल बताइए। जैसे ही प्रश्न पूछे वो कहते हैं सर मेरी दूसरी हॉबी भी ये है, क्या मैं ये रख सकता हूँ, मैंने दूसरा ये सोचा है। उस पर प्रश्न पूछे, सर मैंने तीसरा ये सोचा है। कई तीन तीन लाते हैं, फिर जैसे प्रश्न बनते हैं, सर मैं कोई चौथी सोच के आता हूँ, कल कल मिलते हैं। तो इस तरह का जैसे प्रश्न पूछे उनकी हॉबी बिगड़ती जाती है, उनकी कॉन्फिडेंस डाउन होता जाता है। ये भी निपट जाए इस तरह का है, सर हॉबी हॉबी रहने दो, कभी कुछ किया भी नहीं है, पढ़ाई पढ़ा है, निपट जाए कैसे ना कैसे। और कई बच्चे ऐसा सर मौका है कि हॉबी में ऐसी लिखूं ताकि वहां से प्रश्न बने, वो आकर्षित हो, मैं एक भी मौका क्यों छोड़ूं, ठीक है, प्रश्न पूछने का, और मुझे और मैं आकर्षित कर पाऊं। तो ज्यादातर जो सीनियर बच्चे हैं, मतलब जो एक दो बार इंटरव्यू फेस कर चुके हैं, उनसे हॉबी पर कुछ पूछा ही नहीं, उनको लगा यार ये जो ग्रेजुएशन में इतना पूछा है, इससे बढ़िया तो कोई ठीक ठाक हॉबी लिख के और वहां पर प्रश्न बनवा सकते थे, वहां पर अच्छा कर सकते थे। तो वो बच्चे बोल रहे हैं नहीं सर, हॉबी को निपटाना नहीं है, हमको उसको ऐसा लिखना है कि वो पूछें, आकर्षित हो, हमारा व्यक्तित्व का अच्छा पार्ट हो, और हम अच्छे से उसको प्रिपेयर करें। उनको लगता है हॉबी में सबसे बड़ी बात बच्चों को लग रही है कि इतना पढ़ना पड़ेगा, बाप रे, खुद खुद में एक सिलेबस की तरह है। तो ये भी कई बच्चों का बिहेवियर है। अजीब अभिरुचि भी है क्वालिटी के दोस्त बनाना, तो क्वालिटी डिफाइन नहीं है कि आप कैसे किस तरह की क्वालिटी के बच्चे दोस्त चूज करते हैं। एक किसी ने पूछा सर क्या मेरी सोना हॉबी हो सकती है, स्लीपिंग? तो इस तरह के भी मार्केट में है। कितनी होनी चाहिए? कई बोल रहे हैं एक है, दो है, तीन है। तो इस तरह की, तो भाई तीन हमारे अनुसार ऐसा लगता है कि तीन मतलब आप हॉबी की दुकान है या किस तरह के हैं, मतलब रुचियां हो सकती हैं बट एक्सपर्टाइज हो सकता है आपकी इतनी ना हो। ठीक है, तो आप एक दो बेहतर है, मैक्सिमम दो, और बहुत ठीक है अगर आपकी अच्छी हॉबी है तो आप एक रखें। छोटी छोटी है कि भाई ठीक है घूमना, योग करना, तो मे भी दो रख सकते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड्स कि आपका क्या अनुभव है, क्या पसंद है। खुद से ही प्रशासन से जोड़ने लगते हैं। जैसे जैसे ही हॉबी पूछिए आपकी हॉबी क्या है, तो वो हॉबी तो बताते ही बताते हैं, पर वो प्रशासन से भी जोड़ देते हैं कि सर मेरी हॉबी योग है और ये इस तरह से प्रशासन में सहयोगी है। जबकि हमने पूछा है कि सिर्फ हॉबी क्या है, तो एक पूर्वाग्रह दिखता है कि भाई ये हाँ बहुत अच्छे देख के आए कि ये हॉबी रहेगी तो प्रशासन में ये फायदा रहेगा, है ना। तो वो ऐसे लिंक करने करने लगते हैं। तो आई थिंक इससे बचें आप, जो पूछा है वो बताएं। काहे की हड़बड़ाहट, काहे की जल्दबाजी, सब तरह के प्रश्न पूछेंगे वो। अगर उनको लगता है कि इस प्रश्न से आपका व्यक्तित्व जानने को मिल रहा है, पूछेंगे। पेशेंस रखें, धैर्य रखें। क्या करें? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि क्या करें अगर ऐसा है। तो ये भी है भैया, निरंक ये लागू नहीं, आडी लाइन खींचे इस तरह से और बोल दे निरंक लागू नहीं, कोई नहीं करेंगे, आत्मघाती है भाई। वो बच्चों से हम ही बोल देते हैं, अगर ज्यादा इतनी समस्या आ रही है मत लिखो। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, ऐसे कैसी पर्सनैलिटी जिसकी हॉबी ना हो, कैसी बोरिंग पर्सनैलिटी। ठीक है, इस तरह की चीजें, तो इस तरह का है, आप ये ऑप्शन नहीं चूज कर सकते। हॉबी की समझने के लिए भाई क्या करें, तो एक हॉबी भी समझे अपन क्या है। एक डेफिनेशन इंटरनेट से ली है, वेन यू आर पार्टिसिपेटिंग इन ए हॉबी, अगर आप एक अभिरुचि में भाग लेते हैं, यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, आप सक्रिय सहभागी बनते हैं। सहभागी एक्शन है, एक्शन है। ठीक है, आपने कार्य किया है, आपने उसको जिया है, आपने उसको अनुभव किया है। यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन एन एक्टिविटी और स्पोर्ट्स वॉट एवर इट इज। ये कोई खेल है, कोई गतिविधि है, कुछ कला है, कुछ भी है, बट यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। इंटरेस्ट आर ऑफन, अब इंटरेस्ट से थोड़ा, पसंद से थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं तो अभी और क्लियर हो जाती है। फीलिंग्स और डिजायर टू लर्न मोर, क्या है? भावना है, विचार है, जो हमारी इच्छा रखती है कि यार अगर ऐसा होता, अगर समय मिले तो मैं ऐसा कर लूं।
ठीक है, इस तरह की चीजें हो जाए, अगर मेरी सिचुएशन ऐसा हो जाए, अगर मैं सेलेक्ट हो जाऊं तो मैं संडे की संडे तो जरूर खेलूंगा, या मैं सैटरडे की सैटरडे जरूर मूवी देखूंगा। तो करना चाहते हैं, विचार अभी इच्छा है पर किया नहीं है, जिया नहीं। ये विचार है, भावना है, कुछ कुछ विचारों में कल्पना की है, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा लगेगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा लगे, बट जिया नहीं। तो क्या है, इच्छा और कर्म का अंतर है। इच्छा विचार, इंटरेस्ट पसंद, विचार वैचारिक है, हमने कल्पना की है, अनुभव किए इस तरह की। कर्म हमारी हॉबी है, तो कर्म से रिलेटेड हमने वैसे कार्य किए हैं, हमारा उस तरह का अनुभव है, हमने उस तरह के कार्य किए हैं। तो अब इस डेफिनेशन से आप समझ ही गए होंगे कि 90 और 95% जनता अपनी इंटरेस्ट को, कि थोड़ा बहुत उनको पसंद है, ऑल्दो इतना नहीं किया है, अपने इंटरेस्ट को हॉबी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये ज्यादातर बच्चों के साथ केस है। अब है तो इसको इफेक्टिवली करो, ठीक है, उतना इनपुट दो, उतना डेडिकेशन करो। तो क्या करें, ठीक है, ये सिचुएशन तो ठीक है, हमको भी पता है ये सिचुएशन तो, बट अब करें क्या? किया ही नहीं तो अनुभव कैसे होगा भाई? ठीक है सर, अब किया ही नहीं, समय तो निकल गया है, अब अनुभव कैसे करें? तो देखो, हॉबी के दो स्तर हैं। अगर हॉबी को बहुत ध्यान से देखा जाए तो दो स्तर से हॉबी दिखती है। पहला, अनुभव, कि हमारे क्या अनुभव है, हमने जब काम किया, उस तरह के कार्य किए, तो हमने किस किस तरह के अनुभव प्राप्त किए। और दूसरा, उस अनुभव को प्रदर्शन करने की कला। ठीक है, मैंने अनुभव किया, मैं इतनी बार क्रिकेट खेला कि मेरे को सब तरह का अनुभव है, कि हवा तेज चलती है तो गेंद कैसे आती है, अगर एक बॉल पे इतने रन चाहिए तो किस तरह का प्रेशर रहता है, ठीक है, अगर इस तरह का मैच है तो कैसे, अगर मेरा मेन बॉलर इंजर्ड हो गया है तो कई बार मैं बैटिंग ऑर्डर चेंज करता हूं तो किस तरह का होता है। डायरी में इसी तरह से, कि मैं डायरी, कभी हेक्टिक डे होता है तो किस तरह से डायरी लिखता हूँ, खुशी का दिन होता है तो किस तरह से डायरी लिखता हूँ, दूसरे दिन डायरी को पढ़ता हूँ, 7 दिन बाद पढ़ता हूँ, 1 महीने बाद पढ़ता हूँ, 1 साल बाद पढ़ता हूँ, तो मेरे को कैसी डायरी लगती है। तो सब तरह का अनुभव, तो पहला तो अनुभव, और दूसरा उसको प्रदर्शन करने का तरीका। जैसे अनुभव, मान लो किसी को बहुत अच्छा अनुभव है, उसने वास्तव में वो चीज की है ना, वो गतिविधि की है, वो एक्टिविटी की है, पर उसकी डिलीवरी मैकेनिज्म ठीक नहीं, वो बोल नहीं पा रहा है अच्छे से, उसकी फ्लुएंसी नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूसली बोल नहीं पाता है, अंडर प्रेशर है, तो उसका हॉबी होते हुए भी वो दिखा नहीं पाए। तो दोनों एस्पेक्ट एकदम इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? अनुभव, एक्सपीरियंस, प्लस उसको रिप्रेजेंट करना, उसको प्रस्तुत करना। तो क्या, अब किस तरह से? अब देखो, अभी अनुभव तो अपन कैसे लाएं भाई? जो 20 साल, 22 साल, 25 साल की उम्र हो चुकी है अपनी, अब उसमें किया ही नहीं, तो अब समय को कैसे लाएं? तो ये बड़ा कठिन है। पर आपके कुछ इंटरेस्ट हैं और आपकी कुछ गतिविधियां हैं, अगर आप उनको हॉबी चुनते हो, जैसे आप ज्यादातर ने क्रिकेट खेला है, ज्यादातर ने फिल्में देखी हैं, कभी न कभी स्टूडेंट काल में या अभी खाना बनाया है, योग किया है घर में या स्कूल में, किसी भी तरह से ऐसी कोई भी गतिविधि हो सकती है, डायरी लिखी हो, वो क्या, कुछ तरह की पेंटिंग की हो, रंगोली बनाई हो, फोटोग्राफी की हो, तो हो सकता है कि आपके इंटरेस्ट लेवल पर हो, भाई आपने वैचारिक किया है और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, हॉबी लाइक एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, बट थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो उसको आप चुने, उसको आपने चुना, जो आपकी पर्सनैलिटी में है भी, थोड़ा बहुत अनुभव भी है, ऑल दो यू आर नॉट एक्सपर्ट, बट फिर भी अनुभव है। अब दिक्कत क्या होती है कि अगर वो ये मान ले कि ठीक है स्टूडेंट है यार, इसका कैजुअल अनुभव रहा होगा तो ठीक, पर वो प्रश्नों में ज्यादातर गहराई में जाते हैं चेक करने के लिए, या देखने के लिए कि कितना ऑनेस्टी है, कितना इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि इसने दोनों चीजों को सक्षम रूप से बनाया। जैसे क्या चीजें देखेंगे? एक तो ऑनेस्टी देख सकते हैं, ठीक है, दूसरा क्या, दूसरा देखो, ये सब चीजें हम हमारे क्लास मॉक और जो मेरे खुद के अनुभव है उस आधार पर हम बता रहे हैं, क्लास मॉक में और इस सब चीजों में, और जो हमारे यूपीएससी के अनुभव है और ये यहाँ अनुभव वो, बट बेसिक फिलॉसफी क्या है
वो हम यहाँ बताना चाह रहे हैं। तो एक तो ऑनेस्टी देखेंगे, यार इसने कितना ऑनेस्टी लिखा है। अभी एक एक्स चेयरमैन से बात हुई तो उन्होंने बोला यार 2 सवाल में पता चल जाता है ऑनेस्ट है या नहीं। ठीक है, तो ऑनेस्टी देखेंगे। दूसरा एक्सपर्टाइज देखेंगे। ठीक है, कैजुअल है, ठीक ठाक मिड लेवल की तैयारी है, बहुत बढ़िया, ठीक है, डिसेंट है। पर आप हॉबी में भी एक्सपर्ट हैं और आप इंटरव्यू मेंस पास करके इंटरव्यू में भी बैठे हैं, वेरी इंप्रेसिव। कि यार आप मोनोटोनस और बोरिंग पर्सनैलिटी नहीं है, आप आपका इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि आप एक साथ 2-3 चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। इतनी कैपेबिलिटीज हैं आप पर कि आपने पढ़ाई तो इतनी शिद्दत से की है कि आप इंटरव्यू में बैठे हैं, प्लस आपने हॉबी भी उस स्तर की मेंटेन की है। तो इस तरह के भाव जाते हैं, इस तरह की चीजें, वो इंप्रेसिव होता है, वाह यार क्या हॉबी है। जैसे आज एक बच्चे ने मेडिटेशन बोला, बहुत इंप्रेसिव, बहुत इंप्रेसिव। कि उनसे पूछा, उन्होंने बोला मेडिटेशन का उदाहरण, मतलब डेफिनेशन, कि ऐसी अवस्था जब हमारे मन में कोई विचार ना आए या विचार का वैचारिक शून्यता की दशा। तो उनसे पूछा यार डीप स्लीप, गहरी नींद और मेडिटेशन में क्या अंतर है। गहरी नींद में भी मान लो सपना नहीं आए, तो सपना जब नहीं आता तब भी हमारे अंदर कोई विचार नहीं आते। उन्होंने बहुत अच्छा उसको बताया, विजुअलाइज करवाया हम लोगों को कि सर नींद की अवस्था में हम जागृत नहीं, अवेयर्ड नहीं होते हैं। इट इज ए नेचुरल, इट इज ए फिजिकल रेस्ट और मेंटल रेस्ट पोजीशन। फिजिकली भी हम रेस्ट में होते हैं और मेंटली भी रेस्ट में होते हैं। सर मेडिटेशन में वी आर फिजिकली एक्टिव, हम शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं सर, हम जागृत होते हैं, अवेयर्ड होते हैं, हमारी चीजें सब काम करती रहती है, पर हमारी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है कि कोई भी विचार हमको डिस्टर्ब नहीं कर पाता। ठीक है, विचारों का इनपुट नहीं रहता है। तो यार इस तरह का दिखता है हॉबी में कि इन्होंने मेडिटेशन किया है और रेगुलर किया है। एक बच्चे का ऐसे ही फुटबॉल का एक्सपीरियंस, तो वो भी ठीक ठाक उन्होंने मैनेज किया। ठीक है, तो वो दिखती है इस तरह की। तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई जो आपके अनुभव है उनको आप थोड़ा सा पढ़कर, है ना, और अभी टाइम है तो अनुभव करके, जैसे योग है तो योग की क्लासें ले सकते हैं आप, डेली योगा कर सकते हैं, सुबह शाम कर सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं, है ना। कोई कोई का खाना बनाना है तो अलग तरह की से सीख सकते हैं, रेसिपीज वगैरह। तो पढ़कर और अनुभव कर कर रीशेप कर सकते हैं हम। ठीक है, उसको एक अच्छा स्टेज में ला सकते हैं, ऑल्दो नॉट वेरी मच एक्सपर्ट, बट डिसेंट शेप में ला सकते हैं, डिसेंट स्टेज पे ला सकते हैं, ताकि एक अच्छी फील आए। अनुभवी से बात कर सकते हैं, जिसको बहुत सारा अनुभव है, वो ऐसी ऐसी चीजें बता दे कि हमको लगे यार ऐसा होता है, यार ये रियलिटी है। जैसे उस बच्चे ने बताया, तो ऑल्दो मेरी कोई मेडिटेशन की हॉबी नहीं है, बट फिर भी मैंने विजुअलाइज किया, यार ऐसा लगता होगा। ठीक है, महसूस करें, हम महसूस करें, उस इतनी बातें करें, इतना उनसे विचार जाने कि हम महसूस करने लग जाएं। अति अध्ययन, भाई बहुत ज्यादा अध्ययन करने पर, मान लो आपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कॉमिक्स, कोई नोवेल, जैसे मान लो हैरी पॉटर, आपने इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, आपने रामायण इतनी पढ़ी कि आपको विजुअलाइज होने लगा कैसा राम था, कैसा रावण था। देखी नहीं हो, पर पढ़ी इतनी कि विजुअलाइजेशन की स्टेज पे चले जाए। तो आप बहुत अध्ययन करें, जिससे वास्तविक कल्पना करने लग जाए आप कि यार इस समय ऐसा होगा और उस समय ऐसी, तो ऐसा आंसर दे पाए। जैसे कई बार अपन कैरेक्टर को जान जाते हैं, पढ़ पढ़ के, मिले नहीं होते हैं तो भी इतना जान जाते हैं कि उनके गतिविधियों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि अगर वो इस सिचुएशन में रहेंगे तो ऐसी गतिविधियां करेंगे। तो अति अध्ययन भी इसका एक साधन है, इसका एक सॉल्यूशन है। अब प्रदर्शन इंपॉर्टेंट है, केवल अभ्यास नहीं, अनुभव नहीं, प्रदर्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो आप अभ्यास कर करके, क्लास मॉक, ठीक है, और बाद में पैनलिस्ट मॉक फाइनल टेस्ट सीरीज की तरह, जिसमें अपन नंबर चेक करेंगे, और क्लास मॉक लाइव आंसर राइटिंग की तरह है, जिसमें हम डेली इंप्रूवमेंट करेंगे। तो यू शुड अटेंड एवरी डे क्लास मॉक, और अगर पॉसिबल है तो फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है। जहां तक पॉसिबल है, आपकी गाइडलाइंस, ओमिक्रॉन और इन सब चीजों को देखते हुए,
तो फिजिकली ज्यादा समझ में आता है कि यार बंदे के कैसे एक्सप्रेशंस है, कैसी सिचुएशन थी, सर किस कंडीशन में सवाल पूछ रहे हैं। तो आप बार बार अभ्यास करें, आप कोई भी मौका ना छोड़ें अभ्यास करने, ताकि वो चीज रियल लगने लगे, आपको हैबिचुअल हो जाए, आपको ऐसा लगे कि भाई ऐसा है नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। तो इस तरह की आप प्रैक्टिस करें। जो हमारे अनुभव, जो क्लास मॉक के अनुभव है, जो अभी बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, उस सब के आधार पर हमने आपको समरी बताने का प्रयास किया है, ताकि आपकी तैयारी को एक निश्चित दिशा मिल सके, एक कॉम्पिटिटिव माहौल बन सके, जिससे सभी में सुधार हो और बच्चों का सिलेक्शन हो सके। ठीक है। तो और भी अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप कॉल कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, मेरे इंडिविजुअल नंबर पर कर सकते हैं। आप सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और निरंतर आपकी गलतियां सुधारते रहें, ताकि आप एक प्रतिस्पर्धी छात्र बने, प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार बने। और आपका बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी मेरी रिक्वेस्ट है कि 4 साल का प्रोसेस है, लगभग एक वैकेंसी को होने में 4 साल तक लग जाते हैं और अपन अंतिम पड़ाव पर है। तो हम कोई भी ऐसा कार्य ना, कोई भी ऐसा प्रयास ना छोड़ें जिसको करने से हमारा रिजल्ट सुधर सकता था, हम अंतिम सूची में आ सकते थे। प्लीज फोकस करें, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करें, छोटी छोटी गलतियां पकड़ें, डेली इंप्रूवमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।